हेलो एंड वेलकम टू पेंटोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग अशोक से संबंधित ये तीसरा पार्ट है, इस वीडियो का तीसरा पार्ट है, जिसमें अशोक के शिलालेख के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, स्तंभलेख हैं, ये 4 प्रकार के हैं। टोटल मिलकर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखा जाए तो पहला होता है अशोक के बृहद शिलालेख। फिर इसमें है दूसरा लघु शिलालेख, और उसके बाद तीसरा हो जाता है दीर्घ, कहेंगे इसको दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख। और चौथा हो जाता है लघु स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। तो इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक को छेड़ा है, और इसमें ही फैक्ट आता है कि अशोक का 14 प्रकार का ये शासनादेश है। आज तक आप जितने भी आप हिस्ट्री की बुक में आपने इस लेख के बारे में पढ़ा है या शिलालेख के बारे में पढ़ा है, आज आपको क्लियर कंसेप्ट एक और मिलेगा कि अशोक के जो जितने भी शिलालेखें हैं वह 14 प्रकार का नहीं है। यानी कि अगर 14 प्रकार का होता तो अशोक के 14 जगहों से, यानी कि अशोक के साम्राज्य के 14 जगहों से, 14 स्थानों से ये शिलालेख प्राप्त होता। लेकिन देखा जाए तो अशोक के टोटल शिलालेख जो है बृहद शिलालेख, वो भी कौन सा बृहद शिलालेख, मात्र 8 ही जगह से मिला हुआ है। 8 जगह से मिला हुआ है, जिसमें शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, एरगुड्डी, धौली, जौगढ़ और सोपारा से ही मिला हुआ है। यही 8 प्रकार के यहाँ पर इसके बृहद शिलालेख है, जहाँ पर देखा जाए तो प्रत्येक शिलालेख पर, अशोक के प्रत्येक बृहद शिलालेख पर जहां जहां 8 प्रकार से मिला है, वहां पर 14 उसके शासनादेश है। और 14 शासनादेश को ही, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो गलत रूप में उसको बताया जाता है कि 14 उसका मतलब कि बृहद शिलालेख है। बृहद शिलालेख नहीं कहेंगे, यानी कि 14 उसका शासनादेश है जो उसको जारी किया था, यानी कि अपने 8 बृहद शिलालेखों के माध्यम से उसने जारी किया था। उस समय जो देखा जाए तो अशोक अपने आदेशों को, अपने मतलब कि एक शासनादेशों को जनता के सामने प्रकट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा ही माध्यम था, यानी कि शिलालेख। शिलालेखों को अलग अलग जगहों पर इसको बनवाता था, और वहां पर क्या किया जाता था, यानी कि प्राकृत भाषा में, भाषा क्या था, प्राकृत भाषा था। और वहां पर देखा जाए तो यहाँ कोई लिपि जो थी, 4 प्रकार की लिपि होती थी। खरोष्टी लिपि हो जाएगा, अरमाइक लिपि हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा, और फिर से एक हो जाता है खरोष्टी, अरमाइक, और एक हो जाता है लिपि जिसमें आता है ब्राह्मी लिपि भी आता है। तो 4 प्रकार के लिपियों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग जगहों पर इसकी लेख आती है। तो इस तरह से ये आपको आज क्लियर पता चल जाएगा कि अशोक के बृहद जो शिलालेख है वह 14 प्रकार का नहीं है, हालांकि वह 8 ही प्रकार का है, 8 जगहों से प्राप्त हुआ है। यह 14 जो संख्या आता है उसका शासनादेश है। आप शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो में बने रहिए, देखिए आपको एक क्लियर पता चल जाएगा। हम इस बात को साबित कर देंगे कि अशोक का आज तक जो आप लोगों ने देखा, ये पढ़ा था कि 14 बृहद शिलालेख है, ये 14 बृहद शिलालेख नहीं है, मात्र यह 8 ही प्रकार के बृहद शिलालेख है। और ये 14 की संख्या जो है ये क्या है, शासनादेश है। कैसे अंतिम, यानी कि जब हम 14वां शिलालेख में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर पता चलेगा। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अशोक के 14 बृहद शिलालेख में पहला शिलालेख जो है, हालांकि पहला शासनादेश जो है, यानी कि शासनादेश में पहला जो हो जाएगा यह क्या है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। पहला बात इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, सभी मनुष्य, उसके साम्राज्य के जितने भी मनुष्य हैं वो क्या है, उसकी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी, मतलब कहने का कोई भी अगर मान लेते हैं कि पिता या माता हैं तो अपने पुत्र की हमेशा कल्याण के बारे में ही सोचेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो अशोक का साम्राज्य जो है यह राजतंत्रीय है, राजतंत्र है, लेकिन यहाँ पर पिता पुत्र का संबंध जो है, क्या कहते हैं, प्रजा और शासक का संबंध जो है वो पिता और पुत्र के तुल्य है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि अशोक भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए हमेशा लगा रहता था। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य की अर्थशास्त्र में ये बात कही गई है, ठीक है, कि अशोक यानी कि प्रजा और क्या कहते हैं शासक के बीच कैसा संबंध होनी चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो यानी कि पिता और पुत्र का उसमें संबंध बताया गया है। तो इसलिए अशोक यहाँ पर इस बात के यहाँ पर ये फोर्स देता है, मतलब कि यहाँ पर एक क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी।
जो बातें अपनी संतान के लिए वो कंसेप्ट लेता है, वही अपनी प्रजा के सामने भी प्रकट करता है। यानी कि अपनी प्रजा को क्या मानता है? अपनी संतान मानता है, अपना पुत्र मानता है, यानी कि पिता पुत्र पुत्र तुल्य से उसको समझता है। इस प्रकार पहला इसका शासनादेश होता है। दूसरा है, जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी इसलिए राजकों की नियुक्ति की है। राजकों की नियुक्ति एक धाय माता के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है। राजकों जो होते थे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि प्रांत, अशोक के समय में देखा जाए तो 5 प्रांत था और पांचों प्रांत को किसमें बांटा गया था? पांचों प्रांत को जो है प्रत्येक प्रांत को यानी कि जिला में बांटा गया था, और जिला को उस समय क्या कहा जाता था? आहार कहा जाता था या विषय कहा जाता था। और विषय में देखा जाए तो विषय का ही यह एक अधिकारी होता है राजुक। राजुक जो होता है विषय का अधिकारी होता है, जो वहां की राजस्व व्यवस्था को वो देख रेख करता था, उसके अंडर में राजस्व व्यवस्था था। और इस तरह से अशोक के समय आते आते इसके अधिकारों में काफी वृद्धि हो जाती है, और यह राजस्व व्यवस्था के साथ साथ यानी कि न्याय व्यवस्था में भी इन्वॉल्व हो जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो इसका अधिकारों में वृद्धि अशोक के समय होती है, और इनको ये बहुत ही ज्यादा महत्व देता है। और ये कहता है ये धाय माता के अनुसार है, यानी कि धाय माता के तुल्य है। जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी इसलिए राजकों की नियुक्ति की है। तो राजकों की तुलना यहाँ कुशल धाय के अनुसार बताया जा रहा है। उसके बाद तीसरा आदेश इसका आता है, सामाजिक उत्सव समारोहों का निषेध। सामाजिक जितने भी प्रकार के सामाजिक उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, उसको ये क्या कहता है? निषेध करता है कि समाज में उत्सव और समारोह नहीं होनी चाहिए। इसका क्या खामियाजा होता है या इसका क्या दुरुपयोग होता है या क्या इससे हानि होती है जनता को, इसको वो अच्छा से समझता था और इसको क्या करता है? इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। सामाजिक उत्सव और समारोहों का निषेध। उसके बाद है पहला शिलालेख में, पहला बृहद शिलालेख में ही दूसरी बात यहाँ पर आता है कि पशु बलि प्रथा का निषेध करता है। आप जानते हैं कि अशोक कलिंग के युद्ध के बाद हिंसा करना छोड़ दिया था, धर्म का भी प्रचार किया, धर्म का भी प्रयोग करता है, यानी कि बौद्ध धर्म अपना लेता है। जब बौद्ध धर्म अपना लेता है तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देखा जाए तो 5 मुख्य सिद्धांतों में एक आता है ये भी सिद्धांत कि अहिंसा का पालन करना। तो अशोक क्या करता है? अब यहाँ पशु बलि प्रथा का निषेध कर देता है, क्योंकि उसके रसोइयों में देखा जाता था तो प्रतिदिन यानी कि 2 मोर और एक घोड़े के, 2 मोर मतलब कि समझते हैं कि 2 मोर और एक घोड़े के वहां पर वध किया जाता था, यानी कि पशुओं को वध करके वहां पर मतलब कि भोजन पकाया जाता था। तो इसलिए क्या कहता है कि पशु बलि प्रथा का ये निषेध कर देता है। तो यहाँ पर ये भी फैक्ट आता है। उसके बाद पहला शिलालेख में ही हम लोग यहाँ पर ये भी चर्चा करेंगे, पहला शासनादेश में ये भी कहा जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण की बात करता है। वह वन्य जीव संरक्षण यानी कि जीव जंतुओं के संरक्षण की बात भी करता है, यानी कि जंगली जीव जंतुओं के संरक्षण की कैसे किया जाए, इसका मतलब कि हमारे पारिस्थितिक संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इनकी कमी होने से या ज्यादा होने से। इस तरह से यहाँ पर ये भी बात यहाँ पर आती है वन्य जीव संरक्षण की सुरक्षा के बारे में। इसके बाद दूसरा शिलालेख अगर कहा जाए तो दूसरा शिलालेख नहीं है, यानी कि दूसरा आदेश पत्र है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इसको शिलालेख के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक वगैरह में सब कुछ यही दिया हुआ रहता है, तो इसको हम लोग शिलालेख के रूप में ही पढ़ें। सामाजिक कल्याण की चर्चा, अशोक क्या कहता है? दूसरा शिलालेख में सामाजिक कल्याण की चर्चा करता है। ठीक, आज भी हमारे राज्य सरकार जो है, भारत सरकार के साथ साथ हमारी राज्य सरकार भी है, अपने अपने राज्यों में सामाजिक कल्याण की भी बात करते हैं और कई योजनाएं भी लागू करते हैं। तो इस तरह से उस समय भी अशोक जो है सामाजिक कल्याण की चर्चा करता है। आगे है मनुष्य एवं पशुओं दोनों के बारे में कह रहा है कि मनुष्य एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा का व्यवस्था करता है। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो यह चिकित्सा की व्यवस्था दोनों के लिए हो रही है। फिर उसके बाद है यानी कि दक्षिण भारत में ये 4 यहाँ पर राज्य आते हैं, चोल, चेर, पांडे और सतीय पुत्र। ये चारों राज्यों की चर्चा यहाँ पर जो आता है ये आता है दूसरा शिलालेख में। यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत के 4 राज्यों यानी कि चोल, चेर, पांडे एवं सतीय पुत्र की चर्चा किस शिलालेख में है? अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह दूसरा शिलालेख में हो जाएगा और ये हमारी चर्चा यहाँ पर आती है। फिर उसके बाद आता है ताम्रपर्णी, यानी कि दूसरा शिलालेख में एक चर्चा आता है क्या? ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी जो है यह एक देश का नाम है जिसको हम लोग आज श्रीलंका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? श्रीलंका के नाम से जानते हैं।
तो श्रीलंका यानी कि ताम्रपर्णी की चर्चा भी किसमें आता है, तो दूसरा शिलालेख में आता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या एक चीज दिया है, अंत्योक। अंत्योक यानी कि यमन शासक अंत्योक, ये शासक का नाम है, ये शासक जी हैं और ये शासक कहाँ के हैं, यानी कि इसको कहा जाता है यमन शासक। यमन शासक अंत्योक की चर्चा भी करता है और इस तरह से किसमें करता है, दूसरा शिलालेख में, अशोक के दूसरा शिलालेख में अंत्योक और ताम्रपर्णी की चर्चा होती है। नेक्स्ट हमारा ये है तीसरा शिलालेख। तीसरा शिलालेख में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। इसमें पहला देखा जाए तो क्या है राजकीय अधिकारियों, किसके बारे में, राजकीय अधिकारियों यानी कि युक्त, इसमें आ जाएगा युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। ये तीनों देखा जाए तो ये मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का यानी कि जिला स्तर के ये अधिकारी हैं। ये जो हो जाएगा युक्त, इसको इसमें देखा जाता है कि युक्त भी क्या है, जिला स्तर का अधिकारी है, राज्यक भी क्या है, जिला स्तर का अधिकारी है, प्रादेशिक भी क्या है, जिला स्तर का अधिकारी है। लेकिन प्रादेशिक के बारे में ये कहा जाता है कि जिला का हेड जो होता है, जिसको कहा जाता है यानी कि आहार या विषय कहा जाता था, तो इस विषय जिला को जो इंडिकेट किया गया है, उसका जो सबसे प्रमुख शासक जो हुआ करता था, जिला स्तर का अधिकारी जो हुआ करता था, ये कौन था, ये प्रादेशिक हुआ करता था। और इसके अंडर में ढेर सारे विभाग था। और उसके बाद राज्युक भी क्या था, जिला स्तर का ही अधिकारी था, ये भी जिला स्तर का अधिकारी था। यानी कि विषय जो जिला को विषय कहा गया है, तो विषय का ही अधिकारी था। और इसका काम क्या था, राजस्व राजस्व विभाग का देख रेख करना। लेकिन जब अशोक के समय आता है ना, अशोक के पहले तो सिर्फ राजस्व विभाग को देखता था, लेकिन जब अशोक के पीरियड में आता है तो ये क्या हो जाता है, इसमें न्याय व्यवस्था को भी यह देखने लगा। यानी कि इसके अधिकारों में अशोक के समय काफी वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये कौन सा जिला स्तर का अधिकारी इसके अधिकारों में ज्यादा वृद्धि हो जाती है अशोक के समय, तो हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा रज्जुक। युक्त जो था यह प्रांतीय केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का मध्यस्थ था, मध्यस्थ का काम करता था, मध्यस्थ दोनों का बिचौलिया का काम करता था। तो इस तरह से देखा जाए तो राजकीय अधिकारियों की चर्चा यानी कि किसका, युक्त, राज्युक और प्रादेशिक, ये किसमें वर्णन है, तो हमारे तीसरा शिलालेख में होगा। ये हो गया, को आदेश दिया गया है, यानी कि युक्त, राज्युक और प्रादेशिक को आदेश दिया गया है, कि वे प्रत्येक 5वां वर्ष, कब, 5वां वर्ष पर राज्यों का भ्रमण करें एवं जनता को धर्मोपदेश दें। दूर दूर के जो प्रांत होते थे, ठीक है, तो उस प्रांतों का भ्रमण करके वहां जनता का क्या मतलब की कंडीशन है, क्या परिस्थिति है, क्या जनता सोच रही है, वहां पर इसकी पता लगाएं और उनको जहां जितना भी हो सके धर्मोपदेश दें। और धर्मोपदेश देने का यहाँ पर पर्पस ये है कि धम्म का प्रचार करें, उनको धम्म के बारे में बताएं, धम्म क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है प्रत्येक 5वां वर्ष। तो ये चर्चा किसमें है, तीसरा शिलालेख में। और ये जो कार्य प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, यानी कि धर्मों का उपदेश जो दिया जाता है इन अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष पर, तो इसको कहा गया है अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अनुसंधान कहते हैं। इसके बाद है तीसरा शिलालेख में ब्राह्मणों को सम्मान करने की बात करता है, ब्राह्मणों को सम्मान, माता पिता की सेवा की बात की जाती है। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि अल्प व्यय और अल्प संचय की भी बात की गई है, यानी कि अल्प यानी कि कम खर्च करिए और कम ही आप संचय करिए, भंडार करिए, तो ये बात आता है यानी कि तीसरा शिलालेख में। इसके अलावा है महामात्र किया गया है, यानी कि महामात्यों की नियुक्ति किस शिलालेख में चर्चा में आता है, तो महामात्र की नियुक्ति तीसरा शिलालेख में आता है। ये हमारा तीसरा शिलालेख हुआ। उसके बाद आता है चौथा शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट चौथा शिलालेख, और इसमें जो कंटेंट दिया गया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा करता है, यानी कि अशोक अपने किस शिलालेख में या किस शासनादेश में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा करता है, तो ये हो जाएगा चौथा शिलालेख। अब सवाल उठता है कि भेरी घोष क्या है। भेरी घोष मतलब होता है युद्ध में नगाड़ों की ध्वनि
ठीक है। तो युद्ध में नगाड़ों की ध्वनि जो होती है, ठीक है, तो उसको कहा गया है भेरी घोष। इस प्रोसेस को भेरी घोष कहा गया है। तो यहाँ भेरी घोष की जगह अब क्या होगा, धम घोष। और धम घोष का मतलब होता है शांति की घोषणा। शांति की घोषणा, यानी कि युद्ध में नगाड़ों की ध्वनि जहां पर बजाई जाती थी, यानी कि भेरी घोष जहां पर किया जाता था, अब वहां पर क्या करना है, धम घोष की चर्चा किया गया है। धम घोष करना यानी कि शांति की घोषणा करना है। धम के प्रचार के माध्यम से इसको धम घोष कहा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा शिलालेख। उसके बाद आता है पांचवा शिलालेख में धम महामात्यों की नियुक्ति की गई है। धम महामात्यों की नियुक्ति का मतलब यहाँ पर ये है, इस अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए की गई है कि धम का प्रयोग जब किया गया था तो हम उसके साम्राज्य में सारे लोग धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी लोगों को ये क्या करें, आग्रह करें इस धर्म का पालन करने के लिए। हालांकि जोर जबरदस्ती नहीं होता था, लेकिन आग्रह रिक्वेस्ट किया जाता था उनसे पालन करवाने के लिए। तो उनको काफी दिशा निर्देश दी गई है कि कैसे उनको धर्म का पालन करवाना है। इसके बाद है मौर्यकालीन समाज एवं वन व्यवस्था का उल्लेख। मौर्यकालीन समाज एवं वन व्यवस्था का उल्लेख, यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन है और इस शिलालेख में भी वर्णन है। सामाजिक समाज का, वन व्यवस्था का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। उसके बाद है छठा शिलालेख। छठा शिलालेख भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ अलग ही बात हटकर आती है। जैसे महामात्य किसी भी समय राजा के पास, यहाँ सवाल उठता है कि किसी भी समय, और किसी भी समय का मतलब यह है कि राजा रात में 12 बजे भी अपने शयन कक्ष में क्यों ना हो, उस समय भी इस महामात्य को अधिकार था कि राजा के पास सूचना ला सकता था। यानी कि कभी भी वो कहता है, अशोक कहता है कि हम अपने शयन कक्ष में भी क्यों ना हो, आप चाहें तो अगर वैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि कोई मतलब कि महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और राजा को बताना बहुत जरूरी है, तो महामात्य उस सूचना को लेकर उसके पास पहुंच सकता था और किसी भी समय पहुंच सकता था, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी पहुंच सकता था। तो ये बात लिखा गया है छठा शिलालेख में। उसके बाद आता है, सॉरी इस डिस्टर्बेंस के लिए, सातवां शिलालेख। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था टेक्निकल। तो सातवां शिलालेख में हम लोग ये करेंगे कि मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण की बात करता है। अशोक का जो सातवां शिलालेख है, इसमें क्या क्या कंटेंट है कि इसमें मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण की बात की गई है। उसके बाद इसमें सहिष्णुता की बात की गई है। आप जानते हैं कि अशोक के शासन काल में अलग अलग प्रकार के उसके साम्राज्य में धर्म वाले रह रहे हैं, कहीं जैन धर्म वाले हैं, तो कहीं बौद्ध धर्म वाले हैं, तो कहीं ब्राह्मण धर्म वाले हैं। ब्राह्मण धर्म में भी कई संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय वाले हैं, तो कहीं मतलब कि शैव संप्रदाय वाले हैं, तो कहीं वैष्णव संप्रदाय वाले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग संप्रदाय के सारे लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग संस्कृतियां हैं, कल्चर हैं। तो इसको क्या किया गया है कि इसमें सहिष्णुता की बात की गई, यानी कि सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को मतलब कि एक सूत्र में बांधने का यहाँ पर प्रयास किया गया है और सबको एक समान रूप से देखने का प्रयास किया गया है। सबको एक समान यहाँ पर सम्मान देने की बात की गई है। आज भी हमारे भारतीय संविधान में इस बात की चर्चा की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है। इसके बाद यहाँ पर ये हमने कहा था कि यह एक सबसे लंबा शिलालेख है, यानी कि शासनादेश है, और इसकी चर्चा यहाँ पर आती है। यानी कि अशोक के 14 बृहद शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख किसका है, तो यह सातवां शिलालेख के बारे में चर्चा आता है। उसके बाद है आठवां शिलालेख। आठवां शिलालेख के बारे में है कि अशोक के धम्म यात्रा का उल्लेख है। इसमें अशोक का क्या, धम्म यात्रा का उल्लेख है। धम्म यात्रा, अब यानी कि धम्म यात्रा करता है। सम्राट द्वारा बोधि वृक्ष का यात्रा भी यहाँ पर किया गया है। सम्राट द्वारा बोधि वृक्ष का यात्रा, और बोधि वृक्ष का यात्रा जो है, बोधि वृक्ष का यहाँ पर सेंस ये है कि बोध गया। बोध गया अशोक क्या किया था अपने शासन के कुछ वर्ष बाद, यानी कि बोध गया का भी यात्रा किया था, और वहां पर बोधि वृक्ष के मतलब कि बोधि वृक्ष कहिए या बोध गया कहिए, यानी कि दोनों का सेंस एक ही आता है, वहां पर यात्रा किया था। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बोधि वृक्ष का सेंस यहाँ पर ये है, इसी बोधि वृक्ष के नीचे यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे इसकी यात्रा करता है। फिर उसके बाद है नौवां शिलालेख। नौवां शिलालेख में मात्र एक ही प्रकार की इंपॉर्टेंट बात आती है, और इसमें ये कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा,
निंदा की गई है। क्या? किसकी? विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा की गई है। समाज में किसी भी प्रकार की समारोह हो रहा है तो उस समारोह को करने के लिए कितनी खर्च आती है, कितना परेशानियां झेलना पड़ता है और आगे चलकर फिर उसका कब तक उसका भरपाया करना पड़ता है, इसकी क्या करता है अशोक? निंदा करता है। यानी कि अपने शासनादेश में इसको मना करता है, अपने जनता को ये आदेश देता है कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, इसका निंदा करता है। इसके बाद है 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख में यह बात कहा गया है कि ख्याति, क्या? ख्याति और गौरव की निंदा की गई है। किसी भी व्यक्ति की ख्याति और गौरव अगर बढ़ती है और वह निगेटिव तरीके से बढ़ रही है तो आगे चलकर उसका तो बहुत बड़ा वो दुरुपयोग तो करेगा ही, और बाद में समाज में जितने भी प्रजा, मतलब कि कुछ प्रजा ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हो, उस व्यक्ति से जुड़ा है, तो उसको भी क्या बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा या हानियां उसको सहना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ख्याति और गौरव की क्या करता है? निंदा करता है कि किसी भी व्यक्ति के पास ख्याति या गौरव ये जो है इसको बढ़ाने के चक्कर में यानी कि नहीं रहना चाहिए, उसको निंदा करता है। उसके बाद है कि धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल। अशोक क्या कहता है? धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। धम्म की नीति क्या है और इसकी श्रेष्ठता पर बल इसलिए दिया जा रहा है, अगर धम्म का पालन सारे लोग करते हैं तो धम्म के बारे में देखा जाए तो किस तरह से उसके मतलब कि कंसेप्ट बताया गया था पिछले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारा चीज यहाँ पर बताया गया, अगर धम्म की नीति को पालन करके चलते हैं तो समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का या किसी दूसरे भी व्यक्ति से किसी तरह का ना ईर्ष्या होगा, ना जलन होगा, ना किसी तरह का टकराहट होगी। इस तरह से देखा जाए तो समाज काफी ही शांतिमय और खुशहाली से आगे बढ़ते रहेगा। तो इस तरह से धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद है 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख में एक बात आती है झलक कर कि अशोक के धम्म विजयों की विशेषताओं का वर्णन। अशोक के क्या? धम्म विजयों के विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर आता है। धम्म विजय यहाँ पर चर्चा आता है। धम्म विजय के यहाँ पर सेंस ये है कि अशोक अब क्या करता है, यानी कि धम्म विजय करता है, यानी कि अपने साम्राज्य में भी क्या करता है? धम्म का प्रचार करवाता है। धम्म के प्रचार के माध्यम से क्या करता है? समाज में शांति स्थापित करवाना चाहता है, लोगों में सौहार्द की भावना यानी कि समभाव की भावना यहाँ पर पैदा करना चाहता है। ठीक है, एक तरह की मानवता की भावना को भी पैदा करना चाहता है। उसके अलावे अपने साम्राज्य के बाहर भी, विदेशों में भी, और कहा जाए तो पड़ोसी राज्यों की तरफ भी ये क्या करता है? धम्म प्रचारक को भेजता है धर्म प्रचार करने के लिए, और वे इस तरह से धम्म प्रचार वहां पर कर रहे हैं ताकि यानी कि वो लोग अटैक भी न करें, यानी वो भी अहिंसा का पालन करें। ठीक है, यानी कि बाहर भी शांति रहे, हमारे साम्राज्य में भी शांति रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो अशोक के शासन काल तक कभी भी बाह्य आक्रमण यहाँ पर नहीं हुआ है। इसका मतलब कि अशोक के समय तक यह मतलब कि धम्म विजय जो था यह मतलब कि सफल रहा। और इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन ये हमारे 11वां शिलालेख में होता है। उसके बाद है 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख में ये बात आती है कि सर्वधर्म समभाव की चर्चा। सर्वधर्म समभाव की चर्चा का मतलब है सभी धर्मों को एक समान रूप से आदर करना, सम्मान करना, यानी कि इसको सहिष्णुता के रूप में भी देखा जा सकता है। सहिष्णुता भी इसको कहा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से सर्वधर्म समभाव की चर्चा 12वां शिलालेख में आता है। उसके बाद है कि स्त्री महामात्यों की चर्चा। महामात्यों की चर्चा पिछले कई शिलालेखों में मिला है। ठीक है, धम्म महामात्य की चर्चा भी आया है, महामात्यों की चर्चा भी आया है। यहाँ पर क्या है? स्त्री महामात्यों की चर्चा, और स्त्री महामात्यों की चर्चा इसके पहले कभी नहीं आया। यह सिर्फ 12वां शिलालेख में है, अशोक के 12वां शिलालेख या अशोक के 12वां शासनादेश में है। और इस तरह से हमारा 12वां शिलालेख भी समाप्त हुआ। उसके बाद है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला जो फैक्ट है कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग, महान ऐतिहासिक कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध करता है। और यही एक एरिया जो था, क्षेत्र जो था, जो बचा हुआ था, और इस पर विजय हासिल करके अपने साम्राज्य में एक 5वां प्रांत के रूप में इसको शामिल कर लेता है। उसके बाद आता है कि अपराध करने वाली, क्या करने वाली? अपराध करने वाली आठवीं जनजातियों का उल्लेख भी यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि आठवीं जनजातियों के बारे में अशोक कहता है अपने शासनादेशों के माध्यम से कि ये आठवीं जनजाति जो है, यानी कि जंगल के इलाके के आसपास का जो क्षेत्र होता था और वहां पर जो गांव होते थे, ये जंगल से निकल कर आते थे आठवीं जनजाति,
और उस गांव को क्या करते थे, बार बार लूट लेते थे। और यहाँ के जो अधिकारी होते थे काफी परेशान होते थे, और ये मैसेज जब बार बार अशोक को मिलता था तो अशोक चिड़चिड़ा जाता था और कहता था, आठवीं जनजातियों को चेतावनी देता था कि आठवीं जनजाति जो है ये सारे लोग मुझे मजबूर न करें, यानी कि मुझे मतलब कि विवश न करे तलवार उठाने के लिए, ठीक है, अपना शांति बनाए रखें वहां पर, इसलिए मुझे विवश न करे, मतलब कि अपना क्या कहते हैं हथियार या क्या कहते हैं तलवार उठाने के लिए। इसका मतलब ये यहाँ पर है, इसमें ये बात झलक कर आता है, अशोक तो इस समय अहिंसा का पालन कर रहा था, बौद्ध धर्म का पालन कर रहा था, तो फिर ये बात उसके मुंह से ये निकल कर आती है कि आठवीं जनजातियों को तलवार मतलब कि तलवार से एक चेतावनी देता है कि अगर ये हमको विवश करते हैं तो फिर मेरा हाथ में तलवार भी उठ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर बात आती है। तो कुछ इतिहासकार इस बात को लेकर कहते हैं कि अशोक का जो धर्म का जो प्रयोग था, समाज को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयोग था, विभिन्न धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयोग था इसका, ठीक है, जो सोच था, जो संकल्पना था, वो क्या था, उसकी एक कूटनीति थी। यानी कि रियल में वो अहिंसा का पालन कर रहा हो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि आठवीं जनजातियों को जब चेतावनी दे सकता है कि तलवार उठाने के लिए मुझे विवश ना करें, तो इसका मतलब है कि वो अहिंसा का पालन नहीं भी कर सकता था। अगर वो विवश कर देते हैं मतलब कि हिंसा भी कर सकता था। इसका मतलब यहाँ पर ये आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अशोक का एक कूटनीति भी आता है कि धर्म का प्रयोग क्या था, तो अशोक का एक कूटनीति एक चाल था। ठीक, उसके बाद आता है 5 यवन शासकों का उल्लेख। 5 यवन शासकों का उल्लेख, उसके साम्राज्य में 5 यवन शासकों का उल्लेख आता है। अब यहाँ पर जो है यवन शासकों का नाम दिया गया है। ये जितने भी 5 यहाँ पर ये लिस्ट दिया गया है उनका नाम है, उनके देश का नाम नहीं है। यहाँ पर एक साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बाएं तरफ में, तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है और इसी का दूसरा नाम यहाँ पर ये भी आता है, यानी कि अंतियोक जो यहाँ पर नाम दिया गया है यवन शासक का, तो इसका दूसरा नाम आता है एंटियोकस। एंटियोकस के बारे में हम लोग बिंदुसार के समय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अंतियोक भी इसका नाम आता है, एंटियोकस भी आता है, सुधरा हुआ रूप यहाँ पर एंटियोकस के रूप में आता है। एक यहाँ पर शासक का नाम आता है तुलमय, तुलमय आता है, और जिसको यानी कि आधुनिक के इतिहासकार इसको क्या कहते हैं कि टॉलेमी फिलाडेल्फस के नाम से इसको जानते हैं, बताते हैं कि तुलमय को टॉलेमी फिलाडेल्फस भी कहा गया है। फिर है अंतेगेनी, एक शासक का नाम यहाँ आता है अंतेगेनी, और इसका नाम एंटीगोनस भी आता है। अंतेगेनी कहिए या एंटीगोनस कहिए, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर एक शासक का नाम आता है मग्गा और यहाँ पर कह सकते हैं मेगस, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर फिर आता है अलेक्सुंदर, अलेक्सुंदर एक के यवन शासक का नाम आता है जिसको अलेक्जेंडर के नाम से भी पुकारा गया है, और यहाँ पर 5 यवन शासकों का उल्लेख आता है। अब सवाल उठता है कि 5 जब यवन शासक हैं तो इसका मतलब इनका भी कुछ देश होगा, अलग अलग देश होगा। तो यहाँ पर आधुनिक इतिहासकार इनके देशों के बारे में यह अनुमान लगाते हैं, ये क्रमशः में दिया हुआ है। यानी कि पहला जो अंतियोक था या एंटियोकस था, कहाँ का शासक था, तो सीरिया का शासक था। आधुनिक विद्वान कहते हैं या आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि पहला सीरिया का शासक था। दूसरा जो है तुलमय, तुलमय या टॉलेमी फिलाडेल्फस कहाँ का था, तो ये मिस्र का था, मिस्र का शासक था। तीसरा यहाँ पर आता है अंतेगेनी, अंतेगेनी कहाँ का था, मैसिडोनिया का शासक था, मैसिडोनिया। आधुनिक इतिहासकार यही कहते हैं कि मैसिडोनिया से इसकी तुलना की जा सकती है, अंतेगेनी मैसिडोनिया का शासक था। फिर मग्गा, मग्गा आता है, और मग्गा के हम किस देश के बारे में कहेंगे, सीरिन, एक सीरिन देश उस समय मतलब कि नाम आता है, और ये सीरिन देश वहां का सीरिन देश का शासक कौन था, मग्गा था। उसके बाद आता है अलेक्सुंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा गया है, और ये कहाँ का था, तो एपीरस, क्या नाम आता है, एपीरस, एपीरस का शासक था ये, यानी कि इसको हम ब्रैकेट में लिखे हैं यानी कि कोरिन्थ, यानी कि एपीरस को कोरिन्थ भी कहा गया है। तो इस तरह से 13वां बृहत शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वीं जनजाति के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, 5 यवन शासकों के बारे में, और 5 यवन शासकों का ये किस किस देश से रिलेटेड है, यानी कि किस किस देश से संबंधित है, ये भी यहाँ पर चर्चा आ गई। और इस तरह से हमारा 13वां शिलालेख समाप्त होता है। उसके बाद आता है अंतिम शिलालेख, 14वां शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट 14वां शिलालेख, अशोक का 14वां शिलालेख। क्या 14वां शिलालेख कहना यह उचित होगा? 14वां शिलालेख बुक में तो यही लिखता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यह 14वां क्या है, शासनादेश है। अशोक का 14वां यह आज्ञा पत्र है या कहिए शासनादेश है, जो 8 जगहों से मिला है। अब कैसे प्रूफ होगा, हमने बताया था कि आपको अंतिम शिलालेख जब हम आएंगे तो यहाँ पर प्रूफ करके दिखाएंगे कि यह अशोक का ये 14 बृहत शिलालेख नहीं है,
बल्कि यह 14 शासनादेश है। तो किस प्रकार, जैसे पहला वे कहता है कि इसमें पहला कंटेंट क्या है कि धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा करता है। अशोक क्या कहता है कि धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा और धर्म के माध्यम से यहाँ पर बताता है। ठीक। दूसरा बात यहाँ पर आता है कि यह लेख, कौन सा लेख, 14वां शिलालेख, कह रहा है कि कहीं संक्षेप में, 14वां शिलालेख जो है कहीं संक्षेप में, कहीं मध्यम रूप में, कहीं क्या है, मध्यम रूप में, और फिर कह रहा है कि कहीं विस्तृत रूप में, कहीं विस्तृत रूप में। अब सोचिए, अगर यह शिलालेख होता तो किस प्रकार से यह कहीं संक्षेप में होता, कहीं माध्यम के रूप में होता, मध्यम के रूप में होता, कहीं विस्तृत रूप में होता। इसका मतलब इससे प्रूफ होता है कि यह शिलालेख नहीं है, यह शासनादेश है, जो 8 जगहों से, अशोक के साम्राज्य के 8 जगहों से, कहां कहां से, अशोक के शिलालेखों के 8 जगहों से, यानी कि इसको हम कोड कर सकते हैं, एक का सासू, सासो है, सासो माँ, जोगो धौ। अब ए से क्या है, एरगुड्डी, ए से एरगुड्डी, का से क्या है, कालसी, सा से क्या है, सहवाजगढ़ी, और सो से क्या है, ये सोपरा जो महाराष्ट्र में है। माँ से क्या है, माँ से आता है एक, यहाँ पर आ जाता है मानसेहरा, मानसेहरा भी क्या है, पाकिस्तान में है। जौ से क्या आता है, जौगढ़, और उसके बाद धौ से आता है धौली, और एक फैक्ट यहाँ पर आता है धौली, सोपरा, जौगढ़, और एक आता है गिरनार, इसको हम गी कह सकते हैं, गी, तो ये गिरनार आता है। ठीक है, तो यह 8 जगहों से यहाँ पर प्राप्त किया गया है। अशोक के यानी कि बृहद शिलालेख जो है यह 8 जगहों से प्राप्त किया गया है, और प्रत्येक शिलालेख पर, ये जो प्रत्येक 8 जगह यहाँ पर मिला हुआ है, प्रत्येक जगह पर 14 प्रकार के शासनादेश दिया गया है। यानी कि अशोक का यह आज्ञा पत्र कहिए, यह शासनादेश कहिए, 14 प्रकार का शासनादेश है, जो अशोक के साम्राज्य में टोटल 8 प्रकार का, यहाँ यानी कि 8 स्थानों से इसको बताया गया है। 14 प्रकार के शासनादेशों को प्रत्येक शिला यानी कि शिलालेख में, यानी कि 8 जगह से जो शिलालेख मिला है वहां से इसको 14 प्रकार के, यानी कि प्रत्येक शिलालेख में 14 प्रकार का, यहाँ पर 14 प्रकार से यहाँ पर क्या कहेंगे कि 14 यहाँ शासनादेश है, और इस शासनादेश को 8 जगहों से दिया गया है। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि 14वां शिलालेख जो है अशोक का, ये कहीं पर क्या है, यानी कि कहीं संक्षेप में, शिलालेख की जगह पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शासनादेश जो है कहीं संक्षेप में। जैसे मान लेते हैं कि क्या कहते हैं, एरगुड्डी, एरगुड्डी आया, एक एरगुड्डी आया जहां पर बृहद शिलालेख है, और वहां पर हो सकता है कि 14वां शासनादेश है। ठीक है, तो इसको बहुत ही संक्षेप में कर दिया गया हो। फिर से जैसे मान लेते हैं कि मानसेहरा आएगा, पाकिस्तान में है मानसेहरा, तो 14वां जो शासनादेश है, ये जो बात जो है 14वां शासनादेश यानी कि 14वां शिलालेख जो यहाँ पर बात आ रही है, इसका शासनादेश जो है यहाँ पर मध्यम रूप से कर दी गई हो, मध्यम कर दिया गया है, यानी कि उसको बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि संक्षेप से थोड़ा सा ज्यादा किया गया हो। और मान लेते हैं कि जैसे जौगढ़, जौगढ़ में भी क्या मिला है, शिलालेख मिला है अशोक का, वहां पर इस शासनादेश को बहुत विस्तृत रूप से वहां पर बताया गया हो। तो इस प्रकार इससे प्रूफ होता है कि अशोक का यह 14 प्रकार का शिलालेख नहीं है, बृहद शिलालेख नहीं है, बल्कि यह 14 प्रकार का शासनादेश है, जो अलग अलग उसके साम्राज्य में अलग अलग जगहों से, यानी कि 8 प्रकार के जगहों से यह इसको प्राप्त किया गया है। और इस प्रकार अशोक का यह बृहद शिलालेख समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए, जितना हो सके आप शेयर करिए। ओके, थैंक यू।